अगर विश्व मानचित्र पर एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना की जाए जिसकी जनसंख्या दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा हो। तो सीधा ध्यान भारत के एक खास राज्य पर ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। और मतलब ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में हैरान कर देता है। मैं सोच रही थी कि अगर उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में इसका नाम बहुत ऊपर होता। मतलब एक ऐसा भूभाग जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। सही कहा आपने। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प भी बनाती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास इस विशाल राज्य से जुड़ी जो प्रामाणिक फैक्ट बुक है, उसका विश्लेषण हम सिर्फ आंकड़े गिनने के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मकसद ये समझना है कि ये भूभाग सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ये भारत का धड़कता हुआ केंद्र कैसे बन गया, आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही रहेगा। तो फिर बिना देर किए इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं। किसी भी जगह की पहचान उसके नाम और उसके आकार से ही शुरू होती है। अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत से बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। एक नई पहचान। हाँ, और आकार की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मामले में तो खैर ये प्रथम है ही। बिल्कुल। और क्षेत्रफल का ये आंकड़ा ना सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल भूभाग और इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रबंधन आखिर कैसे होता है। सही बात है। इसके विस्तार को देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, जबकि हापुड़ सबसे छोटा। और इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि सबसे दक्षिणी सिरा सोनभद्र में है तो सबसे पूर्वी कोना बलिया में जाकर ठहरता है। बाप रे, इतना बड़ा फैलाव। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसकी सीमाएं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली को स्पर्श करती हैं। तो यहीं पर एक बात जहन में आती है, 75 जिले और 18 मंडल। ये आंकड़ा सुनने में किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को चलाने जैसा लगता है ना, जहां हर ब्रांच की अपनी अलग डिमांड है, अपना अलग भूगोल है। हाँ, ये तो ना काफी सटीक है। तो मतलब इतने सारे राज्यों से सीमाएं जुड़ने का सीधा मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा चौराहा है जहां अलग अलग संस्कृतियां आपस में टकराती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने विविध और विशाल क्षेत्रफल को एक पहचान में कैसे पिरोया जा सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि केवल एक नक्शे पर लकीर खींच देने से कोई समाज एकजुट नहीं हो जाता। इतने बड़े भूभाग को एक पहचान देने के लिए कुछ साझा प्रतीकों की जरूरत होती है। और इस राज्य के जो प्रतीक हैं वो ठीक यही काम करते हैं। वे इस विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं। जैसे कि राज्य की भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू का होना। बिल्कुल। हिंदी और उर्दू का यह संगम इस क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब का सीधा और सबसे मजबूत प्रमाण है। ये बताता है कि यहाँ अलग अलग समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं, लेकिन बात सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? अगर प्राकृतिक प्रतीकों के चयन को देखा जाए तो उसके पीछे भी एक बहुत सोची समझी रूपरेखा नजर आती है। विशाल तराई और दलदली क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकीय पशु के रूप में बारहसिंगा को चुना गया है। अरे वाह! और आसमान की ऊंचाइयों और झीलों के विशाल नेटवर्क को दर्शाने के लिए सारस, जिसे क्रॉच भी कहते हैं, उसे राजकीय पक्षी माना गया है। और अगर वनस्पतियों की बात की जाए तो पलाश या टेसू के लाल फूल और अशोक का वृक्ष यहाँ की वनस्पति संपदा को दर्शाते हैं। ये सब सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। बहुत काव्यात्मक है। लेकिन क्या सच में ये प्रतीक आम लोगों के जीवन में कोई मजबूत अपनेपन का एहसास पैदा करते हैं? मैं कहूंगा कि अगर गहराई से देखा जाए तो ये प्रतीक हमारे सामूहिक अवचेतन का हिस्सा होते हैं। अब राजकीय खेल हॉकी को ही ले लीजिए। ये सामूहिक प्रयास और संघर्ष का प्रतीक है। और अगर राजकीय चिन्ह पर गौर किया जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वो एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और तीर धनुष वाला चिन्ह। एकदम सही। ये कोई साधारण लोगो नहीं है। ये सदियों के ऐतिहासिक सफर को एक छोटे से निशान में समेटे हुए है। अलग अलग ऐतिहासिक कालखंडों का ये संगम एक साझा पहचान का निर्माण करता है। मछली और तीर धनुष, ये तो साफ तौर पर अलग अलग ऐतिहासिक धाराओं का संगम लगता है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे ये प्रतीक एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। बिल्कुल करते हैं।
लेकिन इतनी बड़ी आबादी और इतनी मजबूत सांस्कृतिक पहचान का असर सिर्फ सीमाओं के भीतर तो सिमट कर नहीं रह सकता ना। इतनी विशाल जनसांख्यिकी का सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ना तो तय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जनसांख्यिकी या आबादी का आकार ही तो राजनीति की दिशा तय करता है। जिस क्षेत्र में इतने करोड़ लोग रहते हों, वहां की राजनीतिक हलचल पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करती है। हाँ, और आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। लोकसभा की 80 सीटें, और राज्यसभा की 31 सीटें। बाप रे, और विधानसभा की 403 सीटें। ये जो 80 सीटों वाला आंकड़ा है, ऐसा लगता है कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता पूरी तरह से यहीं से होकर गुजरता है। बिल्कुल गुजरता है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण में इस आंकड़े को नजरअंदाज करना असंभव है। 80 सीटें केवल एक गणितीय संख्या नहीं है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे में इस क्षेत्र के भारी भरकम वजन को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा बदलाव इस क्षेत्र की भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। सही बात है। और इतनी बड़ी आबादी का जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशाल विधायी ढांचे की आवश्यकता होती है, जो उन 403 विधानसभा सीटों के रूप में सामने आता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी नजर आती है। मतलब क्या ये सिर्फ एक नंबर्स गेम है या संख्या का खेल है? मतलब कि जिसके पास ज्यादा लोग उसकी सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा। क्या ये केवल एक जनसांख्यिकीय लाभ नहीं है जो इसे राजनीतिक रूप से इतना ताकतवर बनाता है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है और पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि ये सही भी लगता है, लेकिन इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से देखना एक भूल होगी। अच्छा, तो फिर और क्या कारण है? अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि इस क्षेत्र ने केवल संख्या के बल पर नहीं, बल्कि अपने नेतृत्व की प्रकृति और अपनी वैचारिक दिशा से भी देश को प्रभावित किया है। नेतृत्व की प्रकृति से यहाँ क्या तात्पर्य है? उदाहरण के लिए प्रथम व्यक्तियों की सूची देखी जा सकती है। गोविंद वल्लभ पंत राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने प्रशासन की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है महिलाओं का नेतृत्व। ओहो, सुचेता कृपलानी। बिल्कुल। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील कदम था। मतलब जब दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार ठीक से मिले भी नहीं थे, तब यहाँ सर्वोच्च पदों पर महिलाएं आसीन थीं। एकदम सही। ये दर्शाता है कि राजनीतिक परिपक्वता सिर्फ आधुनिक दौर की देन नहीं है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना जाना भी इसी परिपक्वता का हिस्सा है। और ये प्रशासनिक और राजनीतिक विस्तार आज भी उसी विशाल स्तर पर जारी है, जहां वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में इस विशाल मशीनरी का नेतृत्व कर रहे हैं। और राजनीतिक शक्ति और इस विशाल आबादी को संभालने के लिए सिर्फ विधायिका तो काफी नहीं हो सकती। न्यायपालिका का ढांचा भी तो उसी अनुपात में विशाल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, वहां स्थित उच्च न्यायालय और लखनऊ में उसकी खंडपीठ इसी भारी जरूरत का परिणाम है। हाँ, करोड़ों लोगों को न्याय सुलभ कराने के लिए एक विशाल न्यायिक संरचना तो चाहिए ही। ये सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही जटिल लेकिन व्यवस्थित ढांचा बनाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति और प्रशासन का ये ढांचा केवल आधुनिक जरूरतों के लिए रातों रात नहीं बना है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बहुत गहरी हैं। और जड़ों की बात आते ही ध्यान सीधा उस सांस्कृतिक विरासत की ओर जाता है जो इस पूरे समाज का असल आधार है। देखा जाए तो राजनीति तो केवल एक ऊपरी ढांचा है ना? असली कहानी तो यहाँ की संस्कृति और इतिहास में बसती है। बिल्कुल। संस्कृति ही वो मिट्टी है जिससे राजनीति और समाज दोनों आकार लेते हैं। और इस मिट्टी में इतिहास की अनगिनत परतें दबी हैं। स्रोत सामग्री को खंगालने पर ऐसा लगता है जैसे हर युग ने यहाँ अपना एक अमिट निशान छोड़ा है। इतिहास की इन परतों को देखा जाए तो बहुत कुछ सामने आता है। एक तरफ इसे बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। हाँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। सही। और दूसरी तरफ सरयू नदी के किनारे बसा प्राचीन शहर अयोध्या है। और फिर हम आगरा की ओर देखते हैं, जहां वास्तुकला का चरम रूप विश्व प्रसिद्ध ताजमहल खड़ा है। इसके साथ ही प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला तो दुनिया के सबसे बड़े मानव जमावड़े और आध्यात्मिक मिलन का बेजोड़ उदाहरण है। बिल्कुल।
और कला और संगीत का जिक्र किए बिना ये चर्चा पूरी तरह से अधूरी रह जाएगी। कथक जैसे जटिल और खूबसूरत शास्त्रीय नृत्य का जन्म यहीं हुआ। ब्रजभूमि का चरकुला नृत्य अपनी एक अलग और ऊर्जावान पहचान रखता है। और महान कवि अमीर खुसरो का जन्म भी कासगंज के पटियाली में हुआ था। ये सब देखकर तो इसे संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉट या संगम कहा जा सकता है। एक ही जगह पर इतना कुछ। संगम की ये उपमा बहुत ही सटीक है। एक ही राज्य में बौद्ध धर्म का आरंभिक बिंदु भी है, प्राचीन महाकाव्यों से जुड़े शहर भी हैं, मध्यकालीन वास्तुकला का चरम भी है और शास्त्रीय कला व संगीत का जन्मस्थान भी। ये अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाएं कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। लेकिन क्या ये सच में एक संगम है या फिर ये अलग अलग सांस्कृतिक द्वीपों का एक समूह है जो बस संयोग से एक ही नक्शे के भीतर आ गए हैं? मतलब सारनाथ की शांति, अवध की नजाकत और ब्रज की ऊर्जा, क्या ये सब वाकई एक दूसरे से जुड़ते हैं? ये एक बहुत ही गहरा विश्लेषणात्मक सवाल है। ये बिखराव नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रवाह है और इस प्रवाह को जोड़ने का काम यहाँ की नदियां करती हैं, विशेष रूप से गंगा, जो राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। नदियों का तो हमेशा से ही बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, नदियों ने हमेशा से सभ्यताओं, व्यापार और विचारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। लोग यहाँ आए, बसे और अपने साथ अपने विचार, अपनी कला और अपने धर्म लेकर आए। भगवान बुद्ध का सारनाथ में उपदेश देना ज्ञान की खोज का प्रतीक है, तो कुंभ मेला एक ही स्थान पर लाखों लोगों के आध्यात्मिक मिलन का। और कथक जैसी नृत्य शैली या अमीर खुसरो का योगदान ये दिखाता है कि कैसे यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का आपस में लंबा संवाद हुआ। एकदम सही। और ये संवाद शिक्षा के क्षेत्र में भी साफ नजर आता है। 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये उस दौर की बात है जब देश में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी जा रही थी। लेकिन आज अगर साक्षरता के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? स्रोत के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है, जबकि श्रावस्ती में सबसे कम। एक ही राज्य, एक ही प्रशासनिक ढांचे के भीतर विकास के दो इतने अलग छोर कैसे हो सकते हैं? ये विरोधाभास किसी भी तेजी से बदलते और विकासशील समाज की एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। गौतम बुद्ध नगर का उच्च साक्षरता दर आधुनिक शहरीकरण, औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। हाँ, नोएडा वाला पूरा इलाका। बिल्कुल। वहीं श्रावस्ती जैसे क्षेत्र ये याद दिलाते हैं कि इतने विशाल भूभाग और करोड़ों की जनसंख्या तक विकास को समान रूप से पहुंचाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये इतिहास और आधुनिकता के बीच का वो तनाव है जिससे हर बड़ा समाज गुजरता है। और इस तनाव को कम करने का या इस खाई को पाटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था। इतनी विशाल सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक ताकत का आखिर क्या मतलब है अगर करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का साधन ही न हो? बिल्कुल सही बात है। संस्कृति और इतिहास के बाद अब ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये राज्य अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी आज की आधुनिक जरूरतों को कैसे पूरा करता है। अर्थव्यवस्था ही तो वो मुख्य इंजन है जो इतनी बड़ी मशीनरी को चलायमान रखता है। बिना एक मजबूत आर्थिक आधार के इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण किसी भी हाल में संभव नहीं है। स्रोत के आंकड़ों से एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि कृषि यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे भारत में गेहूं उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है। हाँ, और नकद आमदनी देने वाली मुख्य फसल, जिसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है, वो गन्ना है। गन्ने की मिठास। लेकिन कृषि से आगे बढ़कर जब यहाँ के शहरों की विशिष्ट पहचान पर गौर किया जाए तो वो मॉडल बहुत ही रोचक और थोड़ा अलग लगता है। उन शहरों की बात हो रही है जो अपने विशिष्ट स्थानीय उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे यूपी के हर शहर का अपना एक अलग ट्रेडमार्क है। अगर ताले चाहिए तो अलीगढ़ जाना होगा, पीतल के बर्तन या शिल्प का काम चाहिए तो मुरादाबाद का रुख करना होगा। और बेहतरीन चिकनकारी की कढ़ाई वाले कपड़ों के लिए लखनऊ मशहूर है। बिल्कुल। और कानपुर को तो खैर उत्तर भारत का मैनचेस्टर ही कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में जब बेंगलुरु या हैदराबाद जैसी बड़ी मेगा सिटीज पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को अकेले खींच रही हैं, क्या इस तरह का बिखरा हुआ मॉडल एक कमजोरी नहीं है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या इतने बड़े राज्य को एक बड़े केंद्रित तकनीकी या वित्तीय हब की कमी नहीं खलती? ये बहुत ही शानदार तर्क है।
पहली नज़र में देखने पर ये एक बिखराव लग सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्र अक्सर मेगा सिटीज की वकालत करता है, लेकिन अगर इसे इस राज्य के संदर्भ में गहराई से समझा जाए तो ये सदियों से विकसित हुआ एक विकेंद्रीकृत या कहें डिसेंट्रलाइज्ड औद्योगिक मॉडल है। अच्छा, और अर्थव्यवस्था के नजरिए से ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसे मास्टर स्ट्रोक कैसे कहा जा सकता है? जरा सोचिए, अगर सारे उद्योग और रोजगार के अवसर सिर्फ एक ही शहर में केंद्रित कर दिए जाते तो 25 करोड़ के करीब पहुंचने वाली आबादी वाले राज्य का क्या होता? शायद उस एक शहर का पूरा बुनियादी ढांचा ही चरमरा जाता बिल्कुल। और राज्य के बाकी हिस्से पूरी तरह से खाली या आर्थिक रूप से पिछड़ जाते। पलायन की समस्या तो एकदम बेकाबू हो जाती। एकदम सही। स्थानीय उद्योगों का ये मॉडल एक संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अलीगढ़ का ताला उद्योग या मुरादाबाद का पीतल उद्योग लाखों लोगों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार देता है। ये लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर की असली ताकत है। ये तो है। एक तरफ कृषि मजबूत आधार देती है, सबसे ज्यादा गेहूं और गन्ना उगाकर खाद्य सुरक्षा और आर्थिक ऋण सुनिश्चित करती है, और दूसरी तरफ ये स्थानीय उद्योग लोगों को सिर्फ एक या दो बड़े शहरों की ओर भागने से रोकते हैं। कृषि और ये स्थानीय उद्योग मिलकर इस राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और इस उत्पादन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे का होना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिक्र है, जो राज्य को दुनिया से जोड़ता है। हाँ, और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बुलंदशहर के नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र भी स्थापित है। ये बुनियादी ढांचा ये साबित करता है कि ये क्षेत्र केवल अपने इतिहास और पारंपरिक कृषि पर निर्भर नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीक को भी अपना रहा है। परमाणु ऊर्जा जैसी तकनीक का उपयोग करना एक आधुनिक सोच का सीधा प्रमाण है। बिल्कुल है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ पर्यावरण का मुद्दा भी तो जुड़ता है। क्या प्रकृति के लिए कोई जगह बची है? बिल्कुल बची है, और इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। लखीमपुर खीरी, जो कि राज्य का सबसे बड़ा जिला है, वहां दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अरे हाँ, ये इस बात का संकेत है कि इतनी विशाल जनसंख्या और विकास की दौड़ के बीच प्राकृतिक संपदा और वन्य जीवों को संरक्षित करने के ठोस प्रयास भी मौजूद हैं। पर्यावरण और विकास के बीच ये संतुलन बनाए रखना किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, और यहाँ वो प्रयास दिखाई देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो आज स्रोत सामग्री के इस गहरे विश्लेषण से आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? भूगोल, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, इन सब के अलग अलग आंकड़ों को जब एक साथ रखकर देखा जाता है तो कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है? इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश केवल नक्शे पर खींची गई एक प्रशासनिक इकाई या सिर्फ एक राज्य नहीं है। इसे भारत का एक माइक्रोकॉस्म या सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है। बिल्कुल। भारत में जो कुछ भी है, उसकी अथाह विविधता, उसकी जटिल चुनौतियां और उसकी अपार ताकत, वो सब कुछ यहाँ एक ही जगह पर दिखाई देता है। चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाली लोकसभा की 80 सीटें हों या गंगा नदी का वो विशाल विस्तार जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। सही बात है। ताजे गन्ने की मिठास हो, मुरादाबाद के पीतल की चमक हो या कुंभ मेले की वो भव्यता जहां पूरा देश एक जगह सिमट आता है, इस फैक्ट बुक का हर एक आंकड़ा अपने पीछे एक गहरी कहानी और एक पूरा युग समेटे हुए है। ये ऐसा है जैसे एक पूरी सभ्यता को एक प्रशासनिक ढांचे में समेटने की कोशिश की गई हो। हाँ, और इसी विचार के साथ चर्चा के अंत में एक बहुत ही अलग नजरिया सामने आता है, जिसे स्रोत के ही एक तथ्य से समझा जा सकता है। शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि इस राज्य की सीमाएं 8 अलग-अलग राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती हैं। ये भौगोलिक स्थिति अपने आप में बहुत ही खास और रणनीतिक है। अब जरा इस पर गहराई से विचार किया जाए। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से इतने सारे अलग-अलग क्षेत्रों, इतने सारे पड़ोसी राज्यों के लगातार संपर्क में रहने के कारण इसका भविष्य क्या हो सकता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आने वाले समय में ये सिर्फ एक राज्य न रहकर एक ऐसा विशाल सांस्कृतिक और आर्थिक पुल बन सकता है जो उत्तर भारत की इन सभी विविधताओं को एक साथ लाकर एक नए और पूरी तरह से एकीकृत तकनीकी और आर्थिक हब में बदल दे? यह एक बहुत ही दूरदर्शी विचार है। सीमाओं का यह अभूतपूर्व विस्तार,
इसे बाकी दुनिया से अलग थलग नहीं करता, बल्कि इसे पूरे उत्तर भारत का एक स्वाभाविक कनेक्टर या जोड़ने वाला केंद्र बनाता है। 8 राज्यों की ऊर्जा को एक दिशा देने की क्षमता इसमें पूरी तरह से मौजूद है। ठीक उस एक बड़े, विशाल और स्वतंत्र देश की तरह जिसकी कल्पना शुरुआत में की गई थी, जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है और अपने आसपास की पूरी दुनिया को भी आकार दे रहा है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर आने वाले समय में बहुत ही गहराई से सोचा जाना चाहिए। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त